जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। यूपी स्पेशल के ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी एक विनती है, आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास के अंदर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलेगी। 30 क्वेश्चंस इस सीरीज़ के अंदर रहेंगे हमारे, और 30 क्वेश्चंस के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहें, क्लास को पूरा देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में या शाहजहांपुर में? आप सभी को बताना है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर में। बात करते हैं नोएडा की, तो इसको न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। आगे देखेंगे तो नोएडा हो गया और ग्रेटर नोएडा, ये दोनों ही गौतम बुद्ध नगर में ही अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक है, विंध्याचल है, रोहिलखंड है कि बुंदेलखंड है? तो आप सभी को आंसर देना है, कौन सा क्षेत्र है जो आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, लगभग उत्तर प्रदेश के इसमें 6 से 7 जिले आते हैं। बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जुजाग भुक्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसका प्राचीन नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी क्या संत कबीर नगर में है? भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है? पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है? तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है, तो ये भागलपुर में पड़ता है। पशु अनुसंधान संस्थान की तो ये बरेली में ही है। बात करें पक्षी सेंचुरी की तो ये भरतपुर में पड़ता है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की बात करें तो ये करनाल में पड़ता है। ये करनाल हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में? तो शेखा झील ये कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ में बनाई गई है। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की, तो आप लोग याद रखिएगा, सौज झील उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवस्थित है। सरसई झील की बात की जाए तो ये भी पेपर में कई बार पूछा गया, तो सरसई झील कहाँ पर है? इटावा में है। बात करें बखीरा झील की तो ये संत कबीर नगर में पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है कि पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित किया जा रहा है वह स्थान कौन सा है? क्या इज्जत नगर बरेली है, क्या पंतनगर है, कानपुर है या मेरठ है? पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, आप लोग एक चीज़ को याद रखिएगा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भी इज्जत नगर बरेली में ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। प्रयागराज, इलाहाबाद में, बरेली में, लखनऊ में या गोरखपुर में? तो आप सभी को उत्तर देना है कि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया उत्तर प्रदेश में? तो इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 26 से 28 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। बात करें इसके उद्देश्य की, तो किसान अच्छा उत्पाद कम लागत में किस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रशिक्षित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, कानपुर में?
बात की जाएगी आलू निर्यात जोन की उत्तर प्रदेश में, तो ये आगरा में अवस्थित है। आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1972 में, 1974 में, 1989 में या फिर 2001 ईस्वी में। तो बात हो रही उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या जालौन में। हस्त निर्मित कागज की बात की जाएगी तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, 2 जिले हैं हस्त निर्मित कागज के निर्माण के लिए, एक है मथुरा और दूसरा है जालौन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें उद्योग की, तो जैसे कागज उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप जिले याद रखिएगा, सहारनपुर कागज के उद्योग के लिए, उसके बाद मुजफ्फरनगर भी है, रामपुर भी है, रायबरेली भी है, उन्नाव भी है और संत कबीर नगर भी कागज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान, सूची 2 में उद्योग दिए गए। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। इधर ताला, खेल के सामान, सीमेंट और चूड़ियाँ। बहुत आसान ये आपकी मैचिंग है। तो आप सभी को पता होगा जो चुर्क है वो जगह कहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये सीमेंट के लिए फेमस है। बात करें फिरोजाबाद की, तो यहाँ पर चूड़ियों का बाजार बहुत बड़ा लगता है, इसलिए फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। और बात करें मेरठ की, तो खेल का सामान मिलता है यहाँ पर। ठीक है, खेल का सामान हो गया, कैंची हो गई और खिलौने आदि हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेरठ के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? क्या वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में है या कानपुर में? ठीक है, तो आपको बताना है अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर रखी हुई है। ये केंद्र सरकार की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। बात करें अफीम की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पे होती है, तो इसकी पैदावार बाराबंकी जनपद में सबसे ज़्यादा की जाती है। बात करें गाजीपुर की, तो ये गाजीपुर जो है वो गंगा नदी पर स्थित है और इसकी सीमा बिहार से भी बात करें ये जो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री लगाई गई थी, ये सन 1820 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा लगवाई गई थी। ठीक है, ये कारखाना अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट बनाने वाला बना, वह स्थित है मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो ये रामपुरा एक गांव है और ये बताना है भारत का ये प्रथम गांव बना है सौर ऊर्जा प्लांट बनाने वाला, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? लगभग में बोला गया है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 300 किलोमीटर हो जाएगी। एक्चुअल में इसकी लंबाई जो है वो 302 किलोमीटर की है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात हो रही है। बात करेंगे तो ये स्टार्ट होता है आगरा से फिरोजाबाद तक जाता है, फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी, मैनपुरी को ये इटावा से जोड़ता है, इटावा को औरैया, औरैया के बाद कन्नौज, कन्नौज को हरदोई से जोड़ता है, हरदोई के बाद ये कानपुर नगर को जोड़ता है, उसके बाद ये उन्नाव होते हुए लखनऊ को जोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है मांडी किस राज्य में स्थित है। क्या गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। ये मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई थी, इसलिए मांडी जो है वो एक नवीन स्थल बन जाता है हड़प्पा सभ्यता का।
ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। राजा हर्षवर्धन ने डैश भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत् केंद्र की स्थापना की थी। क्या ऑप्शन मथुरा होगा, काशी होगा, कन्नौज होगा या हरिद्वार होगा? तो राजा हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? तो ये कन्नौज के राजा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। यहीं की स्थापना इन्होंने की थी। एक बृहद केंद्र की स्थापना पूछी जा रही है तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने संस्कृत में 3 ग्रंथों की रचना की, प्रियदर्शनी है, रत्नावली है और नागानंद है। बात करें इनके दरबारी कवि की तो इनके दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट थे। उनकी रचनाएं याद करिएगा कि हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है, ये उनकी रचनाएं हैं। कई बार एग्जाम में वो भी प्रश्न पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए, एक साइड में क्षेत्र या फिर स्थान दिए गए। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो देखिए, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, ये ठीक है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, बिल्कुल ठीक। ये आपके पश्चिमांचल मतलब आगरा में आता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल नहीं आता है, पूर्वांचल नहीं होगा, ये मथुरा में आता है, ठीक है। ये मथुरा में लगने वाला मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, बिल्कुल ठीक है। और आपसे पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला मथुरा में लगता है, पूर्वांचल में नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो जो राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश में, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ठीक है। ये लोक नृत्य है एक, और इसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? ऑप्शन ए है बच्चे के जन्म पर, ऑप्शन बी है नामकरण पर, ऑप्शन सी है मुंडन पर और ऑप्शन डी है विवाह पर। ये प्रश्न वीडियो के एग्जाम में पूछा गया 2018 में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ के बताइएगा कि सोहर लोकगीत है, इसका गायन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के जन्म के उपरांत ये लोकगीत सोहर जो है इसका गायन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? क्या फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? ये भी प्रश्न कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र का रियल नेम जो है वो धनपत राय श्रीवास्तव है। और इनके बारे में जान लेते हैं कि ये उर्दू से हिंदी के लेखन में आए थे। उर्दू कवि के रूप में ये नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। बात करें हिंदी में, इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, प्रेमाश्रम और सेवा सदन जैसी प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित थी? तो युवा गृह प्रथा जो थी वो किस जनजाति में प्रचलित थी? क्या सौका होगा, राजी होगा, थारू होगा या भोटिया होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोटिया जनजाति। इसको रंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, ये किसके नाम पर? पहला ऑप्शन है कि वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा है राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, तीसरा है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और चौथे हैं दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो किसके नाम पर रखा गया है एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय? तो ये रखा गया है ऑप्शन नंबर सी, राजश्री पुरुषोत्तम दास मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी इज़ द राइट आंसर। इसकी स्थापना कभी कभी पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि BHU किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में, बरेली में, लखनऊ में या वाराणसी में? बात करें BHU की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि BHU है क्या। तो BHU कुछ भी नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, कितना ही आसान क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आपको BHU पूछ लिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना की, तो BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी मदन मोहन पालवी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है? क्या महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है? क्या मंगल पांडे जी के नाम पर रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ठीक है, तो ये कानपुर में स्थित है, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। और किसके नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसको चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना है कि नगरों में महापौर का निर्वाचन कौन करता है उत्तर प्रदेश में। क्या नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है? क्या नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है? या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा होता है? तो बात की जा रही उत्तर प्रदेश में नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहा जाता है। ठीक है, महापौर किसको कहते हैं? किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। और बात करें मेयर की, तो ये मेयर जो होता है वो शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो क्या जौनपुर है, लखनऊ है, सीतापुर है या सुल्तानपुर है? तो बात हो रही है गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों में समुचित बल नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। ठीक है, बात करें ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से 1993 ईस्वी में इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, बात करें इसकी शुरुआत कब की गई? 24 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत सभी किसानों को लगभग 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? इलाहाबाद का, कानपुर का, वाराणसी का या फिर लखनऊ का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? बात करें बाल लिंगानुपात की, तो क्या 898 हो जाएगा, 912 हो जाएगा, 916 होगा या 902 होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 902। बात हो रही है बाल लिंगानुपात की। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़। भारत में कुल जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए
तो उत्तर प्रदेश में कितनी % निवास करती है कुल भारत की? तो ये कुल भारत की लगभग 16.5% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। बात करें कुल भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये लगभग 121 करोड़ के आसपास थी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लगभग 19.98 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? क्या गोवा है, मणिपुर है, मिजोरम है या सिक्किम है? तो अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ जो रहा वो रहा मिजोरम। ठीक है, और बात करें बड़े राज्यों में तो बड़े राज्यों में 2 राज्य हैं। पहला आप याद रखिएगा केरल का नाम, ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा आप तमिलनाडु का नाम। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? क्या पटना में किया गया, रायपुर में किया गया, लखनऊ में किया गया या फिर नोएडा में किया? बात हो रही है सरस आजीविका मेला 2021 की। इसका आयोजन किस शहर में किया गया इनमें से? तो इसका आयोजन जो था वो नोएडा में किया गया था। बात करें इसकी आयोजन डेट की तो ये 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के टाइम पर इसका आयोजन किया गया था। आज के ये 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।